देखिए, आज का आपका जो टॉपिक है, हाँ वही बता रही हूँ, है ना। कल हमने श्वसन तंत्र पढ़ लिया था, आज नया टॉपिक है आपका, और वो है तंत्र ये ह्यूमन का पाचन। डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आज हम अध्ययन करेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसके पहले हमें थोड़ी सी कुछ जानकारी होनी चाहिए कि पाचन मतलब क्या, या अगर पूछे तो श्वसन मतलब डाइजेस्टिव मतलब क्या, या डाइजेशन मतलब क्या। पाचन का मतलब तो एक्चुअली ये होगा कि डाइजेशन मतलब हम क्या समझते हैं। दोनों लिख देती हूँ, पाचन भी लिख देती हूँ, क्योंकि अगर जैसे मैंने पूछा पाचन मतलब तो क्या, तो आप बोलेंगे मैडम डाइजेशन, फिर मैं बोलूंगी डाइजेशन मतलब क्या कि मैडम पाचन। तो मुझे बताए सभी के इसमें हो रहा है, ये भी है, खाना भी खा रहे हैं, कोई ना भी कह रहा है कि नहीं मैडम आज मेरे 11 से, तो मैं नहीं रखूंगा, ऐसा कुछ है क्या। पर पाचन तो सभी के इसमें हो रहा है। तो आज का नया टॉपिक ही हमारा ये है कि हम पाचन पढ़ेंगे। और पाचन मतलब क्या, तो पाचन का मतलब अगर हम देखें तो पाचन जो हम खाद्य पदार्थ या जो भी भोज्य पदार्थ हम लेते हैं, क्या हमारी शरीर की कोशिका, मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ कि क्या हमारी शरीर की कोशिका एज इट इज जो खाना, जैसे मैंने बिस्किट खाया तो बिस्किट ही समझ के वो लेगी क्या? नहीं। तो क्या लेती है? हाँ, भोज्य पदार्थ तो लेती है। और हमने कल ये भी देखा था कि हमारे पास जो कोशिका है, उस कोशिका में पहले से ऑक्सीजन के साथ क्या अवेलेबल था? ग्लूकोज था, और उसे श्वसन के दौरान हमने तोड़ा था, और तोड़कर उससे क्या प्राप्त की थी? ऊर्जा प्राप्त की। आखिर ये ग्लूकोज कोशिका में आता कैसे है, या जो ये ऑक्सीजन से नहीं, ग्लूकोज कहाँ से आता है, ये वाला सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। तो पाचन में हमने देखेंगे कि जो भोज्य पदार्थ है, क्या सीधा अभी मैंने बोला कि बिस्किट खा रहे, तो क्या कोशिका सीधे बिस्किट ही ले रही है? नहीं ले रही, वो किसी अन्य पदार्थ में या अन्य रूप में लेती है। और किस रूप में ले रही है? वो ग्लूकोज के रूप में। तो जो पाचन का मतलब होता है वह है कि जो भोज्य पदार्थ हम जो लेते हैं वह लेते हैं जटिल अवस्था में। मतलब भोज्य पदार्थ जब हम सेवन करते हैं तो वह जटिल अवस्था में लिए जाते हैं हमारे द्वारा, और हमारा शरीर इस अवस्था वाले भोज्य पदार्थ को नहीं जानता। वो कौन से अवस्था वाले को जानता है? तो वह सरल अवस्था या सरल पदार्थों को जानता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं कि जटिल अवस्था को नहीं जानता, सरल अवस्था को जानता है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जिस तंत्र का प्रयोग किया जाता है हमारे शरीर में, वही तंत्र कौन सा कहलाता है? पाचन तंत्र। और इसमें जो भी क्रियाएं होती है वही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। क्लियर है कि जो तंत्र यूज होगा वह तंत्र कौन सा होगा, या सिस्टम जो होगा वह कौन सा होगा? पाचन, पाचन तंत्र। और उसमें जो प्रोसेस या जो क्रियाएं यूज होगी वह क्रिया कौन सी होगी? पाचन। तो साधारण भाषा में अगर हम कहें कि पाचन तंत्र का मतलब क्या, पाचन मतलब क्या, कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में स्थानांतरण करना या टूटना क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। क्लियर है कि पाचन मतलब हल्का फुल्का हम जान गए हैं कि पाचन मतलब क्या। अब इस पाचन की प्रोसेस या क्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं वह अंग सभी मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, और उस पूरे तंत्र को, अंग तंत्र को हम किस नाम से जानते हैं? पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि पाचन तंत्र हम किसे कहेंगे? जो पाचन तंत्र है उसमें अंग काम करेंगे। अब वो कौन कौन से अंग है, उनके क्या क्या कार्य है, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो पाचन तंत्र है, पाचन तो समझ में आ ही गया, थोड़ा सा एक बार फिर लिख देते हैं कि पाचन मतलब हम हल्का सा समझ में आया है कि जो भी जटिल पदार्थ या जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, कोई इंग्लिश माध्यम का है तो जटिल को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स
फूड अगर लेते हैं तो उसी को किस में बदल देना, सरल या सिंपल प्रोडक्ट या सिंपल पदार्थ में बदल देने की क्रिया आपकी पाचन कहलाती है। इस पाचन में जो तोड़ने जोड़ने का जो काम करता है उनमें कोई स्पेशल चीज होती है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। इतना क्लियर है? और जो जटिल पार्टिकल या जो भोज्य पदार्थ लेते हैं उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? या पोषक तत्व। और जो पोषक तत्व होता है मुख्यतः मोटा मोटा तौर पर अगर हम देखें कि खाने में हम कौन कौन से पोषक तत्व लेते हैं, तो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और वसा। ये मोटे मोटे तौर पर हम यही लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए चाहिए, प्रोटीन जो हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है तो कोशिका की मरम्मत के लिए प्रोटीन, और वसा इससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में जो जमाव होता है एडिपोज टिश्यू के रूप में, वह किस रूप में होता है? वसा। लेकिन हमारे शरीर में हम देखें कि हम ये सब लेते हैं, लेकिन अभी बोला कि ये सब हमारे लिए किसका काम कर रहे हैं? जटिल का काम कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं। तो इन्हें तोड़ना, जब हम इसे तोड़ते हैं तो बीच में एक प्रोसेस लगती है, उस प्रोसेस को हम पाचन कह रहे हैं। और उसमें पाचन में जो सहायता करता है वह सभी क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। यहाँ तक तो पहुंच गए। और कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन के दौरान जिस भी चीज में बदलता है वह सबसे छोटी जो चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। जो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन टूटता है तो सबसे छोटी चीज जो होती है वह होती है आपकी अमीनो अम्ल। मतलब लास्ट एज में जब प्रोटीन टूटेगा तो प्रोटीन किस में टूटेगा? आपका अमीनो अम्ल में। और लास्ट जो वसा है ये किस में टूटेगा? वसी अम्ल। और ये एक और चीज में टूटता है, कहीं से आवाज भी आ रही है कि मैडम ग्लिसरॉल लिख दो। तो जो आपका वसा है, तो हमें कहाँ तक पहुंचना है? मतलब हम जो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसको भी कहाँ तक तोड़ना है? ग्लूकोज तक। प्रोटीन को भी कहाँ तक तोड़ना है? अमीनो अम्ल तक। और वसा को कहाँ तक तोड़ना है? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। ये पूरी मैकेनिज्म हम इस पाचन तंत्र के दौरान पढ़ेंगे। क्लियर है कि क्या पढ़ना है हमें और पाचन मतलब क्या है? इतना हमें समझ आ गया है। जो पाचन तंत्र है आपका, उसे पढ़ने के यूं कहें कि पढ़ने के आधार पर सरलता से पढ़ा जा सके, इसलिए जो पाचन तंत्र है उसे दो भागों में बांटते हैं। ठीक है? अध्ययन के लिए। और ये जो दो भाग है आपका, पहला होता है आपका आहार नाल और दूसरा होता है आपका पाचक ग्रंथि। इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। समझ हम एक साथ भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिक्स हो जाता है। जैसे कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे फिर वहीं इसकी पाचक ग्रंथियों की चर्चा करेंगे तो थोड़ा क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। इसलिए हम पाचन तंत्र को दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला कौन सा? आहार नाल, और दूसरा कौन सा? पाचक ग्रंथि। अब आहार नाल में मुख्य भाग कौन कौन से आएंगे, तो पहले अब मैं नाम लिख देती हूँ उसके कि कौन कौन से आपके। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्री कैनाल का भाग होगा वह होगा आपका मुख गुहा। मतलब हमारा पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख गुहा के बाद आपका खाना ग्रास नली में जाएगा। फिर हम कहाँ पहुंचाएंगे? ग्रास नली, फिर अमाशय और फिर आपकी आंत आएगी। और इसी आंत में आप दो आंत लिख सकते हैं, एक होती है आपकी छोटी आंत और दूसरा है आपका बड़ी आंत। मुख गुहा में भी हम
और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे मुख गुहा से कहानी शुरू करेंगे। तो मुख गुहा, उसमें हम दांत कितने प्रकार के, ये भी पढ़ेंगे। 4 प्रकार के होते हैं, कितनी बार आते हैं वो भी पढ़ेंगे। दांत की विशेषता कि वो गर्त दंती है, द्विबार दंती है, विषम दंती है, ऐसा कुछ हम पढ़ेंगे। तो वो मुख गुहा का ही भाग हो जाए। उसी के साथ जो टेस्ट के लिए हमें दिया है जीभ, और एक और जो ऊपर, जब जीभ ऊपर जाती है तो तालु से टकरा कर जीभ से आवाज या साउंड बाहर निकलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तालु। और उसी मुख गुहा में एक ग्रंथि भी पढ़ेंगे जो हम इस तरफ पढ़ेंगे, जिसे कौन सी ग्रंथि कहेंगे हम, लार ग्रंथि। फिर लार ग्रंथि के बाद इस तरफ एक और चीज, इसी में एक भाग और पढ़ा जाएगा, ग्रसनी, जो दोनों की तरफ, मतलब श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों में कॉमन है ना, इपिग्लोटिस कुछ याद आ रहा हो तो उस ग्रसनी को पढ़ेंगे। उसी के बाद खाना आपका ग्रास नली में, फिर आमाशय में। इन दोनों के बीच में एक चीज और आता है जिसे हम यकृत कहते हैं, कि यकृत में खाना तो नहीं जाता, लेकिन वह भोजन को पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। और वह एक कौन सी ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि की तरह यूज होगा। फिर आमाशय के दौरान छोटी आंत, और उसी समय वहां मिलेगा हमें अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियास या मिक्स ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। यही तो ग्रंथि में हम कितनी ग्रंथियां पढ़ेंगे, 3, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लार ग्रंथि मुख में ही होगी और मुख में 3 जोड़ी के रूप में मिलेगी हमें। फिर चलते हैं यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर बोलेगी सबसे बड़ी ग्रंथि दोनों अंत और बाएं में, तो आपका कौन सा है, यकृत। और अगर बोले कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय। इस तरफ देखें तो ये कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। उसके पहले जिसका नाम ले वो भी तो पता होना चाहिए कि नाम कहाँ है, कहाँ इनकी पोजीशन है। तो पहले हम थोड़ा हल्की फुल्की, अग्नाशय कहाँ मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी बता दूं, देखिए अब पहले पता, जैसे मैं नाम ले रही हूँ मुख गुहा, हो सकता है सबको पता है, कॉमन तो ये रहता है कि मुख गुहा मतलब इसकी गुहा की खांच की बात हो रही है, पर फिर भी बता देते हैं कि मुख गुहा वाला भाग कौन सा होगा आपका। ठीक है, दिख रहा होगा। सबसे पहला मुख की बात करें तो ये जो पूरा वाला भाग है, इस पूरे भाग को मुख गुहा कहा था। गुहा मतलब खाली जगह, और खाली जगह में और भी सामान होंगे, पर पहले हम किसकी बात करेंगे, मुख गुहा की। उसमें आपका पहला मुख दिख रहा। फिर आगे चले तो आपकी जो कर्णपूर्ण ग्रंथि, जिसे पेरोटाइड ग्रंथि कहते हैं, कि जो आपकी लार ग्रंथि है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, 3 जोड़ी ग्रंथि बोली है, तो एक कान के इधर होगी तो दूसरी कान के इधर होगी, तो एक जोड़ी हो गई। फिर दूसरी बोलते हैं कि जबड़े की इस तरफ होती है, तो एक इस तरफ होगी, तो एक इस तरफ भी होगी, और एक दांत के नीचे वाले भाग में। तो ऐसे करके हमारे पास जो ग्रंथियां होती है वो कितनी होती है, 3 होगी। तो एक कर्णपूर्ण ग्रंथि जो कान के पास में होती है, दूसरी अधोजम, और फिर है अधोजीवा। अधोजीवा, जीवा वर्ड आ रहा है, मतलब जीवा के नीचे जो ग्रंथि होगी उसे हम कौन सी ग्रंथि कहेंगे, अधोजीवा। और जम मतलब जबड़े के इस तरफ जो ग्रंथि होगी उसे हम क्या कहेंगे, अधोजम। और ये ग्रंथियां करती क्या है, तो जैसे हमारी फेवरेट खाद्य पदार्थ का नाम लिया जाता है तो अपने आप ही उसमें लार स्त्रावित हो जाती होती। जैसे पानी पताशे का ही नाम ले लूं मैं, इस वाले का तो फेमस फेवरेट रहता है, इधर का भी देखा है मैंने, भीड़ लगी रहती है दोनों की ही। हाँ, कट करने से काम नहीं चलेगा, देखा है मैंने आप जैसे लोगों को ही वहां दोना पकड़ते हुए। तो जैसे ही पानी पताशे मतलब लार जैसा कुछ आ ही जाता है, जो आ जाता है वह क्या है, जो ये ग्रंथियां है इससे निकला हुआ पदार्थ होता है। ठीक है, फिर चलते हैं मुख में। मुख से ये वाला जो भाग है देखिए, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रसनी। ये आपकी, और ग्रसनी के साथ दांत सबके दिख रहे हैं। मैं बोलूं हंसो तो हंसोगे, मतलब दांत दिख ही रहे हैं, मतलब दांत के बारे में भी हम पढ़ लें। बोल रहे हैं तो एक बीच में कुछ माशल भाग हिल रहा है, जैसे आप भी हाँ करोगे तो बस वही आपकी क्या है, जीवा है। तो ये पूरा भाग आपके मुख गुहा में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम थोड़े और आगे चलते हैं तो एक लंबी नली आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। इसे इसोफेगस कहते हैं।
क्या कहते हैं इसे, इसोफेगस। थोड़ा और आगे आए हम तो हमें एक और चीज मिलेगा, ऐसा जे लाइक, जे शेप्ड स्ट्रक्चर। कुछ ये भी पूछ लेते हैं आकार से कि जे आकार का पाचन तंत्र में किसे कहा है, तो जो जे आकार का है, हल्का फुल्का ये वाला, जिसे हम अमाशय कहेंगे। आगे हम अमाशय के भाग भी पढ़ेंगे। अमाशय को 3 भागों में बांटा है, कार्डियक, फंडियक, पाइलोरिक, ऐसा कुछ, या अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, वो आगे देखेंगे। पहले हम पोजीशन तो देख ले कि कौन सी चीज हमारे शरीर में कहाँ है। अमाशय हो गया। अमाशय से जब हम आगे जाते हैं तो हमें एक चीज और दिखाई देती है, ये जो पिंक रंग का, ये है आपका यकृत, है ना। और ये भी पूछा, ये भी बोला जाता है कि इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे अधिक होती है, कि शरीर का वह भाग बताए जिसमें रीजनरेशन या पुनरुद्भवन, टूट जाए तो जल्दी से बन जाए, वो कैपेसिटी किसमें है, यकृत में। और यकृत में एक छोटा सा भाग और दिखेगा आपको, पित्ताशय, जिसे गाल ब्लेडर कहते हैं। ठीक है, यकृत को तो लीवर और इसे गाल ब्लेडर। और यहाँ पर पीतरस, जब यकृत आपका पीतरस का स्त्रावण करेगा या बाइल जूस का स्त्रावण करेगा तो इकट्ठा कहाँ होगा, पित्ताशय। फिर आगे चलते हैं, अमाशय से ये वाला जो भाग है ये कहाँ जा रहा है, ग्रहिणी। तो ग्रसनी नहीं है, ये ग्रहिणी है। और ये ग्रहिणी जो है ये छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है ये, छोटी आंत का। कि छोटी आंत कहाँ से शुरू हो जाती है, तो कहाँ से शुरू हो जाती है, ग्रहिणी से ही शुरू हो जाती है। और ग्रहिणी से फिर यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं, ये वाला भाग दिख ही रहा होगा आपको, दिख रहा है ये वाला, हाँ, ये जो है ये भी छोटी आंत का ही भाग है। इस वाले भाग को जेजुनम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जेजुनम। और अगर इसको ग्रहिणी को इंग्लिश में कहते हैं तो डिओडिनम कहते हैं। ये डिओडिनम, ये जेजुनम। और इसके बाद वाला यहाँ पर जो भाग होता है, जैसे ही खाना आप बड़ी आंत में जाता है भोज्य पदार्थ, तो यहाँ वाले जो भाग को, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ तो होगा नहीं, इस वाले भाग को इलियम कहते हैं। कि छोटी आंत का वह भाग बताए जो लास्ट में बड़ी आंत से जाके जुड़ रहा है, तो वह कौन सा भाग है, इलियम भाग। उसके बाद जो भोज्य पदार्थ है आपका, ये कहा, ये जो बड़ी आंत है ये बड़ी आंत में दिख रही है। अब पोजीशन शायद पता चल गई। इसमें एक चीज छूट गई है, अग्नाशय, जो पत्ती आकार का अमाशय के नीचे होता है। ये हालांकि इसमें दिखाते हैं पढ़ने के कारण, वरना ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि ये इसके पीछे छिप जाता है। जैसे हम बैठते हैं तब भी तो पेट रहता है, खड़े हो जाते हैं तब भी पेट रहता है, तो सोचो अमाशय होता क्या है इनका, तो ये ढक जाते हैं एक दूसरे के पीछे, तो ये ढक जाते हैं। तो ये जो अग्नाशय ये यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो अमाशय के पीछे क्या हो जाता है, पत्ती नुमा आकार से ढक जाता है। क्लियर है, मुख गुहा हो गया है, आपकी ग्रसनी है, ग्रसिका, अमाशय, अमाशय से आगे आए तो ग्रहिणी, जेजुनम और इलियम। और उसी के बाद ये जो पिंक रंग से आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी जो आंत है कौन सी है, आपकी बड़ी आंत है। और बड़ी आंत के बाद यहाँ जो है इसे मलाशय कहते हैं, मतलब मल इकट्ठा होता है। और इसे गुदा और गुदा द्वार कहते हैं। यहाँ से जो भी वेस्ट होता है वो सभी सुबह वाली गाड़ी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म होता है। मतलब अभी भी थोड़ी देर बाद में फिर बोलूंगी कि पाचन के 5 चरण होते है ना, कि पाचन में जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाते हैं मतलब अंत ग्रहण किया, इजेशन किया। और अंत ग्रहण करने के बाद पूछा जाता है कि खाने का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से। मतलब दूसरी स्टेप क्या हो जाती है, पाचन, है ना, कि पाचन कहाँ से शुरू होता है। जैसे ही खाना खाना शुरू किया तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो कहाँ से शुरू होना शुरू हो जाता है, मुख से ही। ये लार जो है ये पाचन का ही काम करेगी। तो पहला भाग तो खाना ले लिया, मतलब अंत ग्रहण हो गया। दूसरा जो चरण होता है जिसे हम पाचन कहते हैं, और पाचन में खाने को पचाने का काम। और पचाने का मतलब जो जटिल खाद्य पदार्थ है उसे सरल भाग में तोड़ने का जो काम होता है, वही भाग क्या कहलाता है, पाचन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पाचन है वो शुरू तो मुख से होता है, सबसे अधिक कहाँ पाचन होता है, तो छोटी आंत में। और सबसे अधिक खाना कहाँ रुकता है, तो अमाशय। मतलब सबसे अधिक देर तक खाना कहाँ रुकता है, तो अमाशय। फिर छोटी आंत में पाचन हो जाता है तो क्या खाना पाचन तंत्र तक ही सीमित रहता है, नहीं भैया, कोशिका तक पहुंचाना है। और शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाना है तो उसके लिए अवशोषण। तो जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत। और अवशोषण होने के बाद इस खाने को फ्लो भी तो करवाना है, मतलब परिवहन करके दिमाग काम कर रहा है तो उसकी कोशिका तक, हाथ काम कर रहे हैं तो यहाँ तक की कोशिका तक भेजना है। तो उसके लिए एक स्वांगीकरण या एसिमिलेशन नाम से टर्म आती है।
कि एसिमिलेशन किसके द्वारा, तो खाना जो है वो रक्त में या ग्लूकोज जो छोटी छोटी चीजें होती है उसे किसमें डाल दिया जाता है, रक्त में। और रक्त वैसे परिवहन का काम कर रहा है तो ऑक्सीजन तो ले ही जा रहा था, इनको भी ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डाल दिया। वही प्रोसेस कौन सी कहलाती है, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाती है। खाना पहुंच गया, बाकी जो वेस्ट है वो कहाँ इकट्ठा होता है, छोटा बड़ी आंत, और लास्ट में कहाँ चला जाता है, मलाशय। और मलाशय में जब वो इकट्ठा होता है और जब वो बाहर किया जाता है तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, वही क्षेपण कहलाती है। क्लियर है, जिसे इजेशन कहते हैं। तो देखो पहले हम चरण पढ़ लेते हैं पाचन के चरण। पहला चरण है आपका अंतःग्रहण, दूसरा चरण है आपका पाचन, तीसरा चरण है अवशोषण, चौथा चरण है स्वांगीकरण और पांचवा चरण है बहिक्षेपण। अंतःग्रहण को इंजेशन कहते हैं, पाचन सभी जानते हैं, डाइजेशन, अवशोषण को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, स्वांगीकरण एसिमिलेशन और बहिक्षेपण इजेशन। अब कहानी यहीं से खत्म। या तो इनकी परिभाषा पूछ लेते हैं कि खाने का टूटना क्या कहलाता है, तो पाचन कहलाता है। खाने का अवशोषित होना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। खाने का एक जगह से दूसरी जगह, मतलब भोज्य पदार्थ का जो ग्लूकोज टूटा है तो उसे रक्त के द्वारा ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। और वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर वाला बहिक्षेपण। इसके साथ एक चीज और पूछ लेते हैं कि जो अंतःग्रहण की क्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है। तो सभी को पता है खाना मुख में ही रखते हैं, तो सबसे पहला जो इजेशन है वो कहाँ होता है, मुख से होता है, मुख से होता है। पाचन कहाँ से होता है, तो पाचन में कौन कौन सहायता करता है, मुख। अभी बोला कि पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, मुख से। मुख के बाद कहाँ, तो फिर चलते हैं हम, जो एक लंबी लाइन दिखी थी आपको जिसको ग्रसिका कहते हैं, वहां किसी का भी पाचन नहीं होता है। कि वह बताइए पाचन तंत्र में उस अंग का नाम बताएं जहाँ पाचन ही नहीं होता लेकिन पाचन में हेल्प करती है, तो वो कौन सी आपकी ग्रसिका, जिसे इसोफेगस कहते हैं। तो उसके बाद दूसरा पाचन कहाँ होगा, अमाशय। और अमाशय के बाद आपकी जो छोटी आंत वहां भी होगा। मतलब पाचन में कौन कौन सा अंग हेल्प करता है, मुख, अमाशय और छोटी आंत। अवशोषण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, छोटी आंत में। बड़ी आंत में कोई अवशोषण नहीं होता, सिर्फ जल का अवशोषण होता है। पढ़ा भी होगा कि खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ जो सरल अवस्था में आए हैं उनका अवशोषण कहाँ होता है, तो उनका अवशोषण छोटी आंत में। क्लियर है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, इसमें। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थ को रक्त में भेजकर परिवहन करवाना। तो ये किसका काम है, तो ये किसका काम है, रक्त का काम। इजेशन बड़ी आंत के द्वारा, किसके द्वारा होगा, बड़ी आंत। क्लियर है, इतना यहाँ तक समझ में आया कि 5 चरण। पाचन क्या, पाचन में 2 भाग में बांटा है, एक आहार नाल और दूसरी कौन सी है आपकी, पाचक ग्रंथियां। अब मुझे बताओ कि आहार नाल मतलब हम क्या समझते हैं। तो आहार नाल और जो एलिमेंट्री कैनाल है, वह एलिमेंट्री कैनाल आपकी यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से, यहाँ वाले भाग। आंत नहीं, आहार नाल बोला है, तो आहार नाल कहाँ से शुरू होगी, तो आहार नाल शुरू होती है आपकी
यहाँ वाले भाग से, मुख से या मुख गुहा से कर, तो यहाँ से होते हुए ये पूरा वाला भाग छोटी आंत में जाता हुआ बड़ी आंत में आते हुए और बाहर तक जब चला जाता है, ये पूरा की पूरा ही भाग आपका कौन सा वाला भाग कहलाता है? आहार नाल। क्लियर है कि आहार नाल मतलब कोई आंत वांत नहीं है, छोटी वाटी बड़ी है, इन सब वो आहार नाल का एक भाग है। तो आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से, और गुदा द्वार तक जाकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और इसकी लंबाई अगर हम देखें तो ये 9 मीटर के समथिंग होती है, 9 या 10 मीटर के लगभग होती है। और उसमें सबसे बड़ी जो लंबाई होती है वो छोटी आंत की होती है। ये भी पता है कि छोटी नाम की छोटी है, लेकिन लंबाई में देखें तो वही सबसे बड़ी है, और 6 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई होती है। और 1 मीटर मतलब इतना कुछ होता है, तो आप समझ जाइएगा कि 6 मीटर मतलब सोचो कि इतने से पेट वाले भाग में आपकी कुंडली रुमा मिलकर क्या पड़ी है? छोटी आंत। क्लियर है? आहार नाल कि आहार नाल किसे कह रहे हैं हम? चरण भी आ गया कि मुख गुहा में क्या है? अंतःकरण, खाना यहाँ से लिया। और जिस भाग को मैं बोल रही थी कि जहाँ पाचन नहीं होता, यह भाग ये वाला है, ग्रसिका। क्लियर है? फिर अमाशय, छोटी आंत, और ये यकृत, ये तो आपकी ग्रंथियां है। हाँ, ये कंटिन्यू होती रहती। जैसे आपने सोचा कि मैंने अभी बिस्किट खाया है तो शायद उसकी ऊर्जा मुझे अभी मिल गई, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं है। हाँ, खाना खाने के बाद ही ये कंटिन्यू होती रहती है, इनका काम करता रहता है। जिस दिन आपने ये काम नहीं किया तो यहाँ पर जो अमाशय है, बोलते ना एसिड बन रहा है, आज भूखे पेट है हम, ये भी बनता है। तो ये अमाशय को थोड़ी पता है कि ये बंदा खाना नहीं खाएगा, उसको तो पता है कि मुझे HCl भी सिक्रेट करना है, मुझे मेरा काम करना है। तो विभिन्न प्रकार से भी कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी जब हम जैसे ग्लूकोज लेंगे तो वो जल्दी से एनर्जी दे देगा, वरना तोड़ने में तो वही काम लगेगा। खाना यहाँ जाएगा, फिर ये इसका काम करेगा, फिर यहाँ जाएगा तो ये इसका काम करेगा, अवशोषण होगा तो इसका। लेकिन जब हम खाना खा लेते तो राहत से महसूस होने लगता है ना। तो आपकी कोशिका भी समझदार है, वो क्या करती है? एनर्जी को बचाए रखती है और अल्टीमेटम दे देती है आपके शरीर को कि खाने की, अगर मैंने ये भी बचा हुआ स्टोरेज भी अगर आपको दे दिया तो आपको खाने की ज्यादा आवश्यकता होगी, उसके पहले ही दिमाग से अल्टीमेटम आ जाता है कि भूख लग रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है और खाना खा लो। जबकि उस समय भी आपके शरीर के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो चल जाए, उसका काम चल सकता है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, मतलब चल सकता है। आप एक दिन क्या 5 दिन भी जीवित रह सकते हो, हाँ, और महीने भर भी रह सकते हैं। तो वही कि आपके शरीर भी क्या करता है? आपके साथ थोड़ा सा छल कर लेता है। एनर्जी रहती है लेकिन वह स्टोरेज रहती है। और जैसे वो मम्मी वाला सिस्टम कि पैसे रहते हैं लेकिन देती नहीं है, तो वही कि खाना रहता है तो वही की एनर्जी स्टेट। तो जैसे ही आपको खाना मिलता है पाचन के लिए, तो वैसे ही आपकी कोशिका क्या करती है? ऊर्जा आपको सप्लाई कर देती है। और हमें लगता है हाँ, खाना खा लिया, मैं लिख सकता हूँ अच्छे से, और लिख लेते हैं, पढ़ सकता हूँ। जैसे अभी वाला जो लेक्चर है, थोड़ा लग रहा होगा कि पेट खाली है, गुड़गुड़ हो रहा है, तो वही मन नहीं लगता, तो वो इसीलिए नहीं लगता। लेकिन आपके पास सफिशिएंट है, आपकी कोशिका के पास, कि आप एनर्जी यूज क्या कर सको? कर सको। क्लियर है? चरण समझ में आए? अब हम चलते हैं मुख गुहा की ओर, उसके अंगों के नाम पढ़ेंगे।
देखिए अब इसको आप सब पहचानते हो, हाँ वो तो हम जान ही गए। माउथ, मुख गुहा, इसोफेगस, अमाशय, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये मलाशय आपका यहाँ पर, और ये गुदा द्वार। फिर इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, गाल ब्लेडर और लिवर। यहाँ तक की कहानी आपके लिए क्लियर। सबसे पहला आहार नाल की बात करें हम, तो जो आहार नाल है आपकी, मनुष्य की आहार नाल मुख गुहा से गुदा द्वार तक फैली है। ये भी हो गया। कितनी, लगभग कितने मीटर, तो 8 से 10 मीटर लंबी व्यासों वाली खोखली, अत्यधिक कुंडलित नलीनुमा, मतलब खाना जा रहा है मतलब खोखली ही है। और इसे पुनः निम्न भागों में बांटा है, हम बांट चुके हैं पहले ही। और पहला भाग हमारा कौन सा है, तो मुख गुहिका। इसे मुख कोटर भी कहते हैं। कोटर मतलब खाली जगह। सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में अंतःग्रहण मुख गुहा से प्रारंभ होता है। और ये मैंने बोल दिया कि पहली क्रिया पाचन की कौन सी होती है, अंतःग्रहण, या जिसे इंजेक्शन कहते हैं। और ये कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहा से, जो मुख गुहिका में आकर खुलता है। मुख गुहिका की छत को तालु, जो जीभ बार बार टच हो रही है आपकी एक कठोर वाले भाग से, उसे ही हम क्या कहते हैं, तालु। यह आगे की ओर कठोर तालु तथा पीछे की ओर कोमल तालु, टच करके देख लीजिएगा। और मुख गुहा में कई महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं, जैसे दांत। और यही टॉपिक हमें पढ़ना है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, दांत। पहले आप मुझे बता दें कि दांत, ये सभी को पता है, जैसे हंसता हुआ जो चेहरा, अगर दांत नहीं हो तो सोचो कैसा लगे। आप हंस तो लो पर हंस भी नहीं पाओ। तो वही कि सबसे पहले हम हंसते हैं, हमारे सफेद रंग के दांत दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ है। और जो सफेद दिखाई देते हैं वह क्या, दांत तो है, पर वो ऊपर वाला जो भाग है, सब बोलते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग बताओ, इनेमल, मतलब जो दांत पे सफेद कलर का जो चढ़ा हुआ है, परत चढ़ी है, उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इतना हमें पता है। दांत करते क्या है, तो खाने को क्या करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। ये भी क्लियर है हमारे। और अगर मैं पूछूं कि आपके जो जीवन में, लाइफ में, जब से हम जन्म लेते हैं उसके बाद दांत कितनी बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं, है ना। एक दूध के दांत होते हैं और एक कौन से दांत होते हैं, स्थायी दांत। जो दूध के दांत होते हैं उनकी भी कुछ संख्या होती होगी, तो हाँ ये आपको पता है कि दूध के दांत की संख्या कितनी। अब दूध मत समझिएगा, दूध के दांत की संख्या 20। और जो स्थायी, जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं, कि भैया अब ध्यान रखना, अगर दांत टूट गया तो वापस नहीं आएगा। मतलब दूध वाले टूट जाते तो इतना लोड नहीं लेते हैं घर वाले भी, कि चलो वहाँ टूट गया तो आ ही जाएगा। लेकिन जब बास्केटबॉल खेलते हो, स्ट्रेक पर गिर जाओ और दांत आगे के टूट जाए, तो भैया दिक्कत है फिर, कि वो आएंगे नहीं। तो स्थायी दांत जो होते हैं वो वापस नहीं आते, और उनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। पर दांत की कुछ विशेषता होती है। क्या मैं बोलूँ कि सभी जो मनुष्य हैं उनके सारे दांत एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे काम करते हैं, नहीं करते। कुछ काटते हैं आगे वाले, जिसको स्माइलिंग टीथ कहते हैं, हम ऐसे करते हैं तो काट ही लेते हैं। कुछ गन्ना खाते तो चिरने के काम आते हैं, है ना। और कुछ जैसे खाना है तो यूं यूं नहीं करते, हम पीछे ले जाते हैं, उसको चबाने का काम करते हैं। मतलब दांत मिलकर 4 प्रकार के होते हैं। तो उनकी ये सब विशेषता है दांत की। मैंने बोला कि कितनी बार आते हैं, तो 2 बार आ रहे हैं। तो दांत पूरा की पूरा बाहर रहता है कि अंदर भी रहता है, कि मैडम जितना दांत बाहर दिखता है उससे ज्यादा गुना अंदर दांत क्या होता है। और किसी ने निकलवाया हो तो वो लेके भी आता है बांध के, कि देखो मेरे को इतना दांत था, मतलब वो शायद विश्व धरोहर में उसको शामिल करना है, पर लेके आते हैं, बुढ़की डॉक्टर भी बांध देते। देखा होगा ना कि देखो ये इतना खोखला था,
तो देखिएगा उसके दांत को कि वो ऊपर वाला जितना ऊपर भाग रहता है उससे उसकी जड़ ज्यादा होती। तो ये वाला जो भाग है इसको शिखर कहते हैं। दांत का ये वाला भाग क्या कहलाता है? शिखर। और ये वाला जो भाग है इसे ग्रीवा कहते हैं, मतलब नेक, दांत का गर्दन। और ये वाला शिखर मतलब क्राउन बोलते हैं इसे, और शिखर मतलब क्राउन ही कहते हैं इंग्लिश में तो, पर ये जो दिखता है वह। और ये वाली जो है ये क्या कहलाती है? दांत की जड़। और यही जब खोखली होती है तो कीड़ा यहीं से इंटर करके इसको क्या कर देता है? खोखला कर देता है। तो ये जो दांत की 3 विशेषता बता दी गई है आपको। पहली है, दांत क्या होते हैं? विषम दंती होते हैं। मनुष्य के जो दांत है कैसे होते हैं? विषम दंती, जिसे इंग्लिश में हेटेरोडोंट कहते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब सम और विषम होता है। सम मतलब एक जैसे, और विषम मतलब असमान, मतलब एक जैसे दांत नहीं होते। मनुष्य में दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसीलिए दांतों को क्या कहा है? विषम दंती। साथ में कौन कौन से है? कृतंक, रदनंक, अग्रचर्णक और चवर्णक। आगे हम सूत्र भी लिखेंगे, आगे और डिस्कस करेंगे। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी? 32। मतलब किस दांत की बात हो रही है? स्थायी दांत। कृतंक की संख्या कितनी? 8, मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे। रदनक की संख्या, तो ये जो तीखे तीखे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुत्ते के और ज्यादा तीखे दिखाई देते हैं, देखे ही होंगे आपने भी, उससे थोड़े कम तीखे, वही यहाँ वाले, एक इधर एक इधर एक इस तरफ 4। अर्धचवर्णक की संख्या कितनी? 8। और चवर्णक की संख्या कितनी होती है? 12। और इन 12 में पीछे के दांत तो अक्कल दाढ़ के नाम से फेमस है, जिसे विजडम टीथ कहते हैं, है ना, जो काम तो कुछ नहीं करते लेकिन सब ऐसा बोलते हैं कि अक्कल आ जाती है, पर ऐसा भी नहीं है। उसके पहले भी आ सकती है और उसके बाद वो दांत आ जाए उसके बाद भी नहीं आ सकती, गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद पहला समझ में आया, विषम दंती। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के या विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। दूसरा है आपका कौन सा? गर्त दंती। गर्त दंती जिसे थिकोडेंट कहते हैं, गड्ढों में धसे हुए। ये जितना भाग ऊपर है उससे ज्यादा गुना भाग क्या है? अंदर। मनुष्य के दांत गड्ढों में स्थित होते हैं, अर्थात मनुष्य के दांतों का निचला भाग मसूड़े रूपी गड्ढों में मजबूती के साथ क्या होता है? धसा रहता है। इसीलिए मनुष्य के दांत की एक और विशेषता है जिसे हम क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। उसी के बाद द्विदंती, या इसे द्विबार दंती कहते हैं, जिसे डाइफोडेंट कहते हैं। मनुष्य के जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, इसीलिए दांत को क्या बोलते हैं? कि द्विबार दंती। एक दूध के दांत होते हैं, दूसरे कौन से दांत होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। पहले विशेषता देख लेते हैं। दांत कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? तो पहला आपका कौन सा है? कृतंक। फिर दूसरा कौन सा है? रदनक। फिर अग्रचवर्णक। और फिर कौन सा होता है? चवर्णक। इसकी बात करें तो कृतंक से समझ में आ रहा है कुछ काटने जैसा, इंग्लिश में इसे इंसिजर कहते हैं, और जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम आई से ही डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंसिजर। रदनक को कैनिन कहते हैं, अग्रचवर्णक को प्रीमोलार कहते हैं, और इसे कहते हैं मोलार। जो आगे काटने के काम आते हैं वही आपके कौन से कहलाते हैं? कृतंक कहलाते हैं। हाथी के जो गजदांत तस्क ऊपरी कृतंक ही होते हैं, जो जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। वो जैसे बेचारे किसी किसी हाथी के तो काट दिए जाते हैं, और देखा होगा कुछ लगा केप वेप लगा देते हैं वो लोग, महावत जो होते हैं। लेकिन जो दांत बढ़ते हैं तो क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि वो हाथी के वो वाले दांत कौन से? दिखावे के अलग ने खाने के अलग। तो दिखावे के कौन से वाले दांत है? वो कृतंक ही। रदनक, और ये इसका काम क्या? तो इसका काम क्या है? काटने। जैसे एप्पल है तो साइड से कट नहीं करते, काटने का काम। रदनक, इनकी संख्या 4 ऊपर, 2 ऊपर तथा 2 निचले जबड़े में शाकाहारी प्राणियों की तुलना में मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं। देखा भी होगा, शेर को देख लीजिए, जब वो दहाड़ता है तो उसके वाले साइड वाले दांत तीखे होते हैं, तो तीखे होते हैं। वो कौन से दांत है जो तीखे होते हैं? रदनक होते हैं। फिर चलते हैं अग्रचवर्णक। इनकी संख्या कितनी? 8। और ये दांत से जो आगे, जैसे ये तीखे वाले दांत खत्म होते हैं और जो दांतों की शुरुआत होती है और उनकी जो जड़ें होती है वो 2-2 होने लगती है। जैसे यूं दांत आपने देखा होगा एक जड़ वाला, और एक दांत और देखा होगा जिसके ऐसे वाली जड़ होती है,
इसको डाढ़ भी कहते हैं। तो जब जिनकी इनकी शुरुआत जब होती है तो ये जो शुरुआत है एक इनकी होती है अग्रचर्णक, मतलब ये आगे वालों की तो जड़ कितनी एक ही होती है लेकिन इनकी दो होती है। अग्रचर्णक दांत की अगर हम बात करें तो ये दूध के दांत की गिनती में नहीं आते, मतलब दूध के दांत में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो अग्रचर्णक दांत अनुपस्थित होते हैं। और जैसे ही जब हमारे स्थायी दांत आते हैं तो उस समय इनकी संख्या जो है 8 होती है और ये होते हैं। क्लियर है कि अग्रचर्णक दांत दूध के दांत में नहीं पाए जाते। फिर है आपका कौन सा वाला दांत, चवर्णक। और ये जो चवर्णक दांत है आपका, ये कौन से दांत है, जो पीछे पीछे जो डाढ़े और कभी कभी मसूड़ा भी बढ़ जाता है। जब हम खाना खा के कुल्ली नहीं करते और सो जाते हैं तो कुछ भाग क्या रह जाते हैं, अन्न के पार्टिकल आपके शरीर दांतों में चिपके रह जाते हैं और मसूड़ा हो जाता है। मतलब मसूड़ा तो पहले से ही है पर हम बोल देते मसूड़ा हो गया, वो थोड़ा सा सूज जाता है, बस वही वाला भाग। और वो मोस्ट ऑफ टाइम जो दिक्कत देता है वो यही वाले दांतों से हमें दिक्कत आती है। और इसके इन सभी के लास्ट वाले जो दांत होते हैं वही दांत कौन से दांत से फेमस है, विजडम टूथ या अक्कल दाढ़ के नाम से फेमस है। अक्कल दाढ़ की एक और कहानी है कि ये जो विजडम टूथ है आपका अवशेषी अंग के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये पाचन का काम भी सही नहीं कर पाते, कि आगे वाले दांत पीसने के काम आ जाएंगे, ये वाले जो दाढ़ है इधर वाले, लेकिन लास्ट वाले दांत पीसने के काम भी नहीं आते। मतलब ये कौन सी वाली श्रेणी में आते हैं, अवशेषी अंग की श्रेणी में आते हैं। दंत सूत्र की बात करें हम तो स्तनियों की मुख गुहा में दांतों को एक सूत्र की व्यवस्थित होने को दंत विन्यास या दंत सूत्र कहते हैं। ठीक है, अभी आगे लिखेंगे। पर दंत सूत्र का फॉर्मूला क्या है कि जिसे हम दांतों को गिन सके आसानी से कि कौन कितने, उसके लिए क्या बनाया गया है, एक सूत्र बनाया है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 2 अर्धांश पाए जाते हैं और अब ये अर्धांश क्या है, मिल्क टीथ क्या है, आगे चलते हैं। जैसे जब हम मुख खोलें तो ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, जबड़ा आ करते हैं तो ऊपर वाला और नीचे वाला। फिर इसका ये वाला भाग, ये इस तरफ वाले भाग में भी दांत होंगे, सफेद बना देते हैं। ये यहां से शुरुआत होगी ऐसी वाली और इधर भी, ठीक है, ऐसा कुछ। और जब सूत्र लिखा जाता है दंत सूत्र तो 2, एक तो दूध का दांत का सूत्र होगा और एक होगा स्थायी के लिए। जो दूध के दांत का सूत्र होता है वह होता है 2102 और नीचे भी क्या होता है 2102 और इनटू में क्या किया जाता है 2। अब ऐसा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं, हाँ, 0 का मतलब तो ये हो गया कि इसमें प्री मोलर दांत जो है वो नहीं होता। तो दांत होते कौन से, हमें क्या मालूम 2 कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो ये सूत्र लिखा होता है तो सबसे पहला आई वाला इंसिजर कृतम, फिर ये जो 1 है इसको बोलते हैं कैनिन, फिर गिनती आती है प्रीमोलार और फिर आती है मोलार। वैसे ही नीचे भी क्या आई सी पी एम और इंटू कितना 2 ऊपर भी इंटू करना है 2 नीचे भी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला भाग 1 और ये वाला भाग 2, ये है पूरा वाला जो इस वाले भाग को बोलते हैं ऊपरी जबड़ा। कौन सा जबड़ा, और ये वाले भाग की जो गिनती है ये किसके वाले भाग के लिए है, निचले जबड़े की। तो दूध के दांत 20 होते हैं और इनका दंत सूत्र जो होता है वह कौन सा होता है, तो ये जो दंत सूत्र है आई सी पी एम और नीचे भी क्या लिखेंगे आई सी पी एम इंटू कितना 2 मैंने बता दिया है क्यों इंटू कर रहे हैं। और टोटल कितने हो जाएंगे 2102 और इधर भी कितना 2102 इंटू कितना, काउंट कर लो चाहो तो 2 4 हो गया, फिर ये 2 से तो ये 4, ये कितना 2 और ये कितना 4, सेम ऐसा ये टोटल करो तो कितना हो रहा है 10 और ये करो तो कितना हो रहा है 10। दूध के दांत कितने, क्लियर है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए इसे हम कृतंक कहेंगे, ये रदनक है, ये अग्रचर्णक है और ये चवर्णक। दूध के दांत की संख्या आ गई। स्थायी दांत, इसके लिए आई सी
PM इंटू 2 और नीचे भी कौन सा ICPM। सूत्र पता है? हाँ 21 23 रट लिया। रटना क्या है, याद है। और इंटू कितना करना है? 2 से। ऊपर वाली संख्या गिन ले क्या, बताइए। देखिए ये कितना 6, ये कितना, ये कितना, ये कितना, टोटल ये ऊपर वाले गिन लो 16 और नीचे भी 16 ही होंगे इसी साथ, और टोटल कितने हो गए 32। दांतों की संख्या कितनी 32 होती है। और लास्ट वाले दांतों को फिर से क्या कहते हैं? विजडम टीथ या अक्कल दाढ़ के नाम से जानते हैं। आई मतलब प्रथम, रदनांग, अग्रचौर्णांक और आपका है चौर्ण। स्तनियों को छोड़कर अधिकांश कशेरुकों में सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, जिसे समदंती। ध्यान रखिए दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक समदंती होते हैं और एक विषमदंती होते हैं। और ये कशेरुकी क्या कि कशेरुकी या कोर्डेट उनको कहते हैं जिनके जीवन में वे जीवधारी, जिनके जीवन की किसी भी अवस्था में अगर पीछे की मेरुदंड या कशेरुकी दंड होती है तो उस जीव को हम कौन से दंड कहते हैं? कशेरुकी कहते हैं। जैसे गाय है तो देखी होगी रीढ़ की हड्डी, देखिए। भैंस है तो उसकी भी देखी होगी, कुत्ता है तो उसकी भी देखी होगी, और उनके दांत भी देखे होंगे। उन सभी के दांत कैसे होते हैं? तो उनके दांत होते हैं विषमदंती। लेकिन यहाँ ये बात ये बोल रहा है कि जो कशेरुकी नहीं है उनको छोड़कर जितने के भी दांत होते हैं वह कैसे होते हैं? समदंती होते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि मछली के दांत कैसे होंगे? नहीं देखी, यूं बोल रहा है कोई, बोल खा जरूर लेंगे पर देखी नहीं है मैडम। पढ़ा तो है, पढ़ा तो है। जैसे नहीं खाया नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है किसी ने हाथी भी नहीं देखा पर इमेजिन तो कर लिया था, उस समय तो आपने बोला नहीं कि मैडम हाँ वो हाथी दांत वही वाले दांत थे। तो फिर मछली का जैसे नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मछली होती है वह भी कशेरुकियों में ही आती है, इसलिए उसके भी दांत अगर होंगे तो कैसे होंगे? विषमदंती होंगे। समदंती उनके होंगे जो अकशेरुकी। क्लियर है? और ये दांत सूत्र याद रखिएगा आप। फिर चलते हैं जीभ की बारी। ठीक, हाँ इसको ऑफ करो। ये देखो ये वाला जो भाग